हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग आवेदन की प्रक्रिया 15 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। आपके आवेदन किए जा रहे हैं। इससे संबंधित कुछ प्रक्रिया हैं, कुछ प्रोसेस हैं, कुछ सूचनाएं हैं जो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से भरने होंगे फॉर्म में, क्योंकि जो आपके फॉर्म है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक फॉर्म से ही आपका अंत तक यानी काउंसलिंग के अंत तक ये चलेगा, तो उसमें आपको जो भी सूचनाएं हैं उसको ध्यानपूर्वक भरने हैं, जिससे कि आपको आगामी एडमिशन में या आपको काउंसलिंग में या काउंसलिंग के बाद जो प्रक्रिया होगी उसमें आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हम लोग कुछ सूचनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले से निर्धारित है। 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम डेट है। आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आपको इसी के अंतर्गत ही एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर जो हमारे यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें आप लोग दाखिला ले सकें। सबसे पहले जो हमारा शैक्षिक योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें हमारे विज्ञान वर्ग, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य के जो अलग अलग जो स्ट्रीम के जो बच्चे होंगे उनके लिए स्नातक या हमारे पीजी स्नातकोत्तर के लिए 50% न्यूनतम अंक होना अनिवार्य है। जिनका होगा वो लोग एडमिशन ले लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बीटेक और बी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक आवश्यक है। जो बीटेक किया हुआ बच्चा या जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो किया हुआ बच्चा उसके लिए क्या चाहिए, 55% अंक आवश्यक है। तीसरे स्टेज में हमारा है कि अनुसूचित जाति और हमारा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो, यानी वो केवल पास हो तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट में हमारा है दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे न्यूनतम पात्रता में 5% की छूट मिलेगा। ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन बच्चा किया हुआ है तो उसमें बच्चों को पास भी है तो उसमें भी अगर 5% कम है तो उसको 5% का छूट मिलेगा। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये चीज़ें अप्लीकेबल है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो बच्चा विज्ञान है वर्ग का है, सामाजिक विज्ञान वर्ग का है या वाणिज्य वर्ग का आता है, ठीक है ना, जिससे भी आप लोगों ने या तो आपने बीएससी किया हो, बीए किया हो, बीए ऑनर्स किया हो या आपने बीकॉम किया हुआ हो, इस जो भी बच्चे होंगे, तो अगर आपके ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यही चीज़ मैं समझाने के लिए आप लोगों का ये वीडियो था। आपका ये स्नातक यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका मिनिमम है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जनरल में हैं, जो बच्चे ओबीसी हैं और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में हैं। ठीक है ना। ये 3 कैटेगरी में, क्योंकि एससी एसटी के लिए आपको बस पास होना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है इनके लिए अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर यहाँ पे 50% बच्चे के पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50% बच्चे के पास अगर स्नातक में नहीं है, अगर स्नातक में बच्चा है 48%, ठीक, और अगर उसने बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है जिसमें बच्चे का 50% से ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी फॉर्म भर सकता है। यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन पे उनका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि अगर बच्चे के पास ग्रेजुएशन में 50% है, ठीक, और बच्चा जो है आगे पीजी भी किया हुआ है, तो उन्हें फॉर्म में पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिटेल है उसको भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आपका पहले से ही ग्रेजुएशन में 50% है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भरने का कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपका जो एलिजिबिलिटी मांग रहा है वो केवल मिनिमम क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएड के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो बच्चे जो हैं जिनका ग्रेजुएशन में 48 यानी 50 से कम % होगा, वो लोग अगर पीजी किए हुए हैं तो वो लोग इसको भर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डाल के। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो अपेयरिंग जो कैंडिडेट हैं वो लोग एलिजिबल हैं किसके लिए, बीएड 2025 एंट्रेंस के लिए। यानी कि जो बच्चों का सेकेंड ईयर चल रहा होगा इस टाइम, चाहे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा होगा, ठीक है ना, पीजी का अगर उनका सेकेंड ईयर चल रहा है तो वो लोग भी जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन होगा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी यानी पूर्णतः जब होगा तो उस दौरान जो है आपको पास होना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारी जो है महत्वपूर्ण जो डेट है, इसको आपको ध्यान देना है। इसमें मोस्ट आपका जो डेट होगा इसमें तो प्रवेश प्रक्रिया की जो आपकी परीक्षा की संभावित डेट है ये हमारा 20 तारीख को है, 20 अप्रैल को है। आपका जो ऑनलाइन जो आवेदन की प्रारंभ तिथि थी 15 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है, और बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन जो आवेदन की तिथि है वो हमारा 8/3/2025 है। यानी 8 तारीख को हमारा क्या है, लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि होगी वो हमारा 15/3 को होगा। शुल्क लगेगा अगर आपका विलंब होता है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। प्रवेश प्रक्रिया परिणाम की संभावित जो तिथि यानी आपका रिजल्ट जो होगा
25 मई को भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो फी होगा तो उत्तर प्रदेश के समान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1400 रुपये है, उत्तर प्रदेश के SC ST के जो बच्चे हैं उनका 700 रुपये है, और अन्य राज्य के जो समस्त वर्गों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1400 होगा। चाहे वो जनरल हो, SC हो, SC ST हो, उनके लिए 1400 होगा। अगर वहीं उत्तर प्रदेश के समान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए, यानी जिनका विलंब शुल्क हो जाता है किसके बाद, 8 तारीख के बाद, 8 जो हमारा मार्च है उसके बाद, तो उनको 2000 रुपये देना होगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये देना होगा, और वहीं आपके अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 2000 देना होगा। जहां 1400 था इनका 2000 हो जाएगा, इनका जहां 700 था उनका 1000 हो जाएगा। तो आप लोग विलंब जो शुल्क है उससे पहले ही आप लोग फॉर्म भर दीजिए, यानी कि 8 मार्च से पहले आप लोग फॉर्म भर के रेडी हो जाइए। नेक्स्ट हमारा होगा आवेदन में। आवेदन हमारा 3 टाइप से होगा। पहला स्टेज यानी फर्स्ट होगा, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, जिसमें हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा, और तीसरे में हमारा पेमेंट का प्रोसेस होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है इसमें जो आपको लग रहे हैं, तो फोटो आपका रिसेंट का हो तो वो जरूर लगाइएगा, रिसेंट का फोटो होना चाहिए। हाई स्कूल होना, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उन बच्चों के लिए है, ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में क्या है आपका 50% मार्क्स से क्या कम हो, तो उस कंडीशन में ये लोग क्या कर सकते हैं बच्चे कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर उनका 50% से ज़्यादा मार्क्स है तो उसको ये लोग भर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं आपका जो रिजर्वेशन की बात है, तो वही बीएड का जो पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुसूचित जो जातियां हैं उनको 21% का मिल रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2% और पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% का इसमें आपको आरक्षण मिलेगा। ये केवल किसके लिए, तो उत्तर प्रदेश के जो अस्थायी रूप से निवासी अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ें अप्लीकेबल होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अधिकतम 5% स्थानों पर प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें और आपको ध्यान देना है कि काउंसलिंग के प्रारंभ होने तक आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन सरकार के द्वारा जो भी शासनादेश अधिसूचना निर्गत होंगे उनके अनुसार ही आरक्षण के जो हमारे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हैं अनुलंब होगा, ठीक है। शासनादेश के अनुसार ही आपकी चीज़ें होनी है, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं समझना है, सोचना है। आप लोग चाहे अदर स्टेट के बच्चे हों चाहे इस स्टेट के यूपी के बच्चे हों, आप लोग फॉर्म भर दीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें नहीं मिलता है तो आपको बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे आप लोग एडमिशन लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं। वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो आपको वेटेज भी मिलेगा। वेटेज यानी कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपने कोई स्पोर्ट्स के थ्रू आपने NSS किया है, NCC किया है, तो उसके भी नंबर जो है आपको इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 400 में 235 नंबर जो है आपको नंबर खुद का आपको मिला है आपके एंट्रेंस से। अगर आपने NSS किया हुआ यानी राष्ट्रीय सेवा स्कीम के साथ आपने काम किया है, तो अगर उसका नंबर आपका जो होगा 15 नंबर और ऐड हो जाएंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा 250 नंबर बढ़ जाएगा। तो उसमें आपके अलग अलग वेटेज का आपको उसमें स्ट्रेटजी दिया हुआ है कि किस में कितना मिलेगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये दिया है कि राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी, इसमें दिया हुआ है कि इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी यानी खुद अकेला जब बच्चा जो है आइटम में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसके लिए चीज़ें होंगी, यानी प्रथम स्थान आने पर 15 नंबर होगा, द्वितीय आने पे उनको 10 नंबर मिल जाएगा, और थर्ड आने पे 5 नंबर मिलेगा। अगर टीम में है, टीम इवेंट में है, तो सर्व विजेता यानी कि फर्स्ट जो आया हुआ है 15 नंबर, सर्व उप विजेता है रनर अप तो 10 नंबर, और प्रतिभागी है यानी बस आप पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तीसरे नंबर पर दिया है कि किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में आपने भाग लिया हुआ है, तो उसमें भी आपका है सर्व विजेता जो चैंपियन होगा उनको 10 नंबर मिलेगा। एकल प्रतियोगिता में अगर प्रथम आने पे 10 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना है कि उपर्युक्त 1, 2, 3 के अंतर्गत उल्लेखनीय जो हमारे प्रतियोगिताओं में से केवल एक ही प्रतियोगिता का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इसमें से केवल आपको एक ही प्रतियोगिता पे लाभ दिया जाएगा। अर्थात यदि किसी छात्र ने एक से अधिक टीम प्रतियोगिता में भाग लिया है तो उसे एक ही टीम प्रतियोगिता का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए कि बच्चा ने पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी किया है, तो ऐसा नहीं होगा। केवल आपको अगर आप पहले में प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, दूसरे में भाग लिए, तीसरे में, तो आपको केवल एक का ही बताना होगा। तो मोस्टली ये रखिएगा कि जहाँ पे आपका फर्स्ट आया हुआ है, चाहे टीम में चाहे इंडिविजुअल आपने इसमें खेला हुआ है राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय लेवल पे, तो आप उसको ही दीजिएगा जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर इसमें मिल पाए।
फिर हमारा है नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना, जो मैं अभी आपका बात कर रहा था। नेशनल कैडेट कोर में आपका जो सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष तथा G2 प्रमाण पत्र पाने वाले जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 15 नंबर मिलेगा। नेशनल कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष हो गए और जीवन प्रमाण पत्र पाने वाली जो महिला हैं उनको 10 नंबर मिलेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 विशेष शिविर में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको 15 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो होती है उसमें आपका 240 घंटे अगर आपने काम किया हुआ है और 2 शिविर लगाया हुआ है अलग अलग, तो वहाँ पे आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर वही राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे के सेवा और एक आपका विशेष शिविर लगा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे ही आपने किया हुआ है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। स्काउट और गाइड का भी मिलता है आपको। स्काउट गाइड अथवा जो हमारे रोवर्स होते हैं या रेंजर्स होते हैं इनके लिए भी आपको 15 मार्क्स का है। स्काउट गाइड जो हमारे राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत बच्चे हैं उनको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और स्काउट गाइड जो हमारे गुरुपद हैं अथवा रोवर्स या रेंजर्स तृतीय स्थान पे हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेगा। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि उपरोक्त 1 से 8 तक के अंतर्गत सेवा में केवल एक ही सेवा का लाभ होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है स्काउट गाइड भी किया है, NSS भी किया है, NCC भी किया है, तो वो सोचे कि नहीं तीनों से मुझे लाभ मिले, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका NSS है, NCC या स्काउट गाइड है उसमें से तीनों आपने किया तो उसमें से केवल एक का मिलेगा। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा जिसमें आपका मैक्सिमम आएगा उसको आप लोग इसको सर्टिफिकेट को डालिएगा, भरिएगा उसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी भी सेवा के लिए प्रोविजनल प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोविजनल प्रमाण पत्र ये होता है कि आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र उसका बनता है तो वो मान्य नहीं होगा, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा के तात्पर्य 2 सतत शैक्षणिक सत्रों में सदस्यता भी हो, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आपको 15 मार्क्स का अगर आपने किया हुआ है तो उनको मिलेगा। सेवानिवृत्त हैं तो उनको भी 15 मार्क्स का अगर है, अगर वो कर्मचारी हैं, अगर वो दिखाते हैं अपना सर्टिफिकेट तो। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस या PSC या BSF या ITBT या CRPF में हैं या होमगार्ड में सेवारत हों तो उस कंडीशन में जो सेवानिवृत्त हैं या अपंग या मृत हुए हैं तो प्रमाण पत्र अगर देते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 15 मार्क्स का चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा हों, तलाकशुदा या परित्यागकर्ता हूँ, ऐसे अभ्यर्थी के विधि प्रमाण पत्र पर प्रस्तुत करने पे मिलेगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर जो ऐसा कंडीशन आपको जो हमें मिल रहा है जैसे कि ये वाला कंडीशन है तो इसमें बहुत सारा स्क्रूटनी होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि वाकई में वो आपका जो भी बन रहा है वो लायबल हो, वो आपका सही हो, ऑथेंटिक हो, तभी जाके ये चीज़ें अप्रूव होती है। क्योंकि बाद में अगर वेरिफिकेशन अगर आपका होता है तो उस दौरान क्या होती है कि दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के सर्टिफिकेट डालने हैं वेटेज वाले, जिससे कि आपका नंबर जो है पता चले कि आपका नंबर बढ़ा है, उस टाइम आपको स्टेट यूनिवर्सिटी मिल गया, एडमिशन आप ले लिए, बाद में अगर स्क्रूटनी होता है, दिक्कत होती है तो आपको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को भरना है। नेक्स्ट ये आप लोग विद्यालय देख सकते हैं, ये हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं जो आपके आसपास के होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होती है फॉर्म भरने में, कोई प्रॉब्लम होता है तो ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आप लोग कॉल करके उस अपने जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सलूशन ले सकते हैं।